यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जब से जारी किया गया है तब से उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया साइट्स पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बात है बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल करने के कुछ पॉइंट्स को यहां पर शामिल करने को लेकर के। अब यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक बार किसी भी विज्ञापन को अगर जारी कर दिया गया तो उस विज्ञापन के शर्तों पर ही आगे की प्रक्रियाएं कंप्लीट की जाती हैं। तो क्या इस पॉइंट को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थी पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए प्राथमिक में अपने आप को शामिल करने के लिए दावा कर सकते हैं? ऐसे तमाम अटकलों के साथ डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा दावा यह किया जा रहा है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कि आयोग को उनके द्वारा अवगत करा दिया गया है कि इन गलतियों को लेकर के अगर ये नोटिफिकेशन पुनः रद्द होकर के नया विज्ञापन जारी नहीं होता है तो क्या बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल करने के आधार बन सकते हैं? साथ ही साथ क्या इसकी संभावना है कि इस विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए? ऐसे तमाम अटकलों के साथ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ है। देखिए, ये नोटिफिकेशन में जब आप पहले ही पॉइंट में पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे, यूपी टेट के पृष्ठभूमि के बारे में, तो पहला पॉइंट यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे आप राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं, उसकी धारा 23 की उपधारा 1 में एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को एम्पावर किया गया है कि आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय कर सकते हैं। जब ये आरटी एक्ट 2009 में संसद से कानून के तौर पर पास हुआ, उसके बाद से 1 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने एनसीटी को इंपावर करते हुए कहा कि आप इसकी न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करिए। उसके बाद से एनसीटी ने पहली बार 23 अगस्त 2010 को मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय किया, जिसमें पुनः संशोधन किया गया दिनांक 29 जुलाई 2011 को। आज के डेट में भी ये वाला एनसीटी का नोटिफिकेशन और ये वाला एनसीटी का नोटिफिकेशन पूरी तरीके से वैलिड है। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन विवाद शुरू हुआ इस लाइन को लेकर के। दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। अब दिनांक 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर यह दावा किया, मतलब एनसीटी ने यह कहा कि बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक में शामिल हैं और नियुक्ति के 2 साल के अंदर उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ये वाला जो गजट नोटिफिकेशन है वो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11 अगस्त 2023 के अपने देवेश शर्मा वाले फैसले में ये जजमेंट दिया कि ये जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था वो पूरी तरीके से असंवैधानिक था और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसके आधार पर न्यूनतम योग्यता के आधार पर पात्रता की यहां पर बात नहीं आनी चाहिए। यानी ये लाइन जो है वो यहां पर विवादित यहां पर मेंशन किया गया है। दूसरा, जब इसी नोटिफिकेशन के 6.3 वाले पॉइंट में जब आप जाएंगे तो वहां पर टिप्पणी के बारे में मेंशन किया गया और इसके तीसरे नंबर पॉइंट में पुनः यहां पर उसी एनसीटी के दिनांक 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जो बातें लिखी गई थी कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल होगा, लेकिन 2 साल के नियुक्ति के भीतर उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, उस लाइन को यहां पर पुनः मेंशन कर दिया गया है। अब इस पॉइंट को लेकर के सोशल मीडिया भी 2 खेमे में बटा हुआ है। एक खेमा ये कह रहा है कि ये जो मेंशन किया गया है ये गलती है आयोग की, जबकि दूसरा खेमा ये कह रहा है कि आयोग की ये गलती नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 1 सितंबर 2025 को जो जजमेंट दिया, जिसके अंतर्गत इन सर्विस टीचर्स को 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना है, उसके लिए ये पॉइंट लिखा गया है। मैं दावे से कहता हूं कि ये आयोग की गलती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से इन सर्विस टीचर्स के लिए पॉइंट लिखा गया है। कैसे, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इन सर्विस टीचर्स के लिए, वो किसके लिए आया है? वो जब टेट हमारे देश में लागू हुआ उससे पहले जो इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए वो जजमेंट आया हुआ है। 2011 के बाद जब हमारे देश में पहली बार टेट आयोजित हो गया तो जितने भी राज्य सरकारें हैं वो सभी अपने राज्य में टेट के आधार पर ही भर्ती करने लगी। चाहे आप 2011-12 की 72,825 वाली भर्ती देख लीजिए, वो 2011-12 की भर्ती है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी टेट लागू था। उसके बाद वाली जितनी भर्तियां उन सब में तो टेट लागू ही है। यानी टेट कौन शिक्षक नहीं पास हैं,
इन सर्विस वो टीचर टेस्ट नहीं पास हैं जब टेट लागू होने से पहले ही उनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। और ये जो नोटिफिकेशन में 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करने की बात की जा रही है, वो कब लागू हुआ? वो लागू हुआ 28 जून 2018 के गजट के आधार पर, 28 जून 2018 के गजट के आधार पर। और 28 जून 2018 के गजट के आधार पर जो बातें मेंशन की गई हैं ऊपर वाले पॉइंट में, वो गजट नोटिफिकेशन तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये जो ब्रिज कोर्स की बात की जा रही है वो इस गजट के आधार पर बात की जा रही है, ना कि इन सर्विस टीचर्स के लिए। और जो इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि पहले टेट क्वालिफाई नहीं थे, उनके लिए ध्यान से सुनिएगा, उनको कैसे बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया। ये जो बात की जा रही है वो धारा 23 की उपधारा 1 की बात की जा रही है, जिसमें एनसीटी को इंपावर किया गया है कि वह न्यूनतम योग्यता तय कर सकता है। और इसी धारा 23 की उपधारा 2 में केंद्र सरकार को यानी सेंटर को इंपावर किया गया है कि अगर किसी राज्य में न्यूनतम एजुकेशनल से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो वहां पर राज्य सरकार के अनुशंसा के आधार पर एनसीटी से परमिशन लेकर के सेंटर अलाउ कर सकता है अधिकतम 5 साल के लिए बीएड को प्राथमिक में शामिल होने के लिए। 72,825 जो प्राथमिक स्तर की शिक्षकों की भर्ती 2011-12 में हुई थी, उस समय तो ये 2018 वाला नोटिफिकेशन नहीं था, तो कायदे से तो वहां तक बीएड शामिल नहीं होना चाहिए था। तो फिर बीएड कैसे शामिल हो गया? वो इसका यूज करते हुए शामिल हुए थे, इसका यूज करते हुए सेंटर और एनसीटी के परमिशन के बाद से वो बीएड प्राथमिक में शामिल हुए थे, उसमें इसका कोई भी रोल नहीं था। तो ये जो ब्रिज कोर्स वाली बात की गई है वो इस नोटिफिकेशन के आधार पर की गई है और वो इन सर्विस टीचर के लिए है ही नहीं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के बाद से जो भी भर्तियां हुई हैं, चाहे आप 69,000 वाला ले लीजिए, 68,500 में तो बीएड था ही नहीं, 69,000 वाला ले लीजिए, क्या 69 में बिना टेट पास कोई अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर कहना कि इन सर्विस टीचर के लिए ये पॉइंट शामिल किया गया, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब हमारे देश में आरटी एक्ट लागू हुआ और राज्य उत्तर प्रदेश में जब टेट आयोजित कराया जाने लगा, उसके बाद तो किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको टेट क्वालिफाई होना पहली शर्त है। तो ये इन सर्विस टीचर के लिए बात ही नहीं की जा रही है, ये सीधे सीधे इस गजट नोटिफिकेशन की बात की गई है, जो कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और इसको इस नोटिफिकेशन में शामिल करना कहीं ना कहीं आयोग की ही गलती है। अब वो दोनों पॉइंट जो है वो इन सर्विस टीचर्स के लिए मेंशन नहीं किया गया, इसका एक और सबूत मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, यूपी टेट के नोटिफिकेशन में जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राइमरी के लिए मेंशन किया गया है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। दिनांक 1 सितंबर 2025 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है 2 साल के अंदर। जबकि उन दोनों पॉइंट में क्या मेंशन किया गया था? ब्रिज कोर्स की बात की गई थी। और ब्रिज कोर्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? वो कॉन्सेप्ट आया है 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन से। और इस नोटिफिकेशन से पहले ही हमारे देश में जब आरटी एक्ट लागू नहीं हुआ था, उससे पहले ही बहुत सारे टीचर उस समय की नियुक्ति प्रक्रिया के हिसाब से चयनित हो चुके थे, जो कि ना तो बीएड किए थे, ना तो डीएलएड किए थे, और ना ही वो टेट क्वालिफाई थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2017 में आरटी एक्ट में बदलाव किया, जिसमें यह कहा गया कि 2015 तक जो भी टीचर शिक्षक सिस्टम में आ चुके हैं, उनमें से जो भी कैंडिडेट टेट क्वालिफाई नहीं है या फिर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो उनको टेट भी क्वालिफाई करना होगा और अपना प्रशिक्षण भी पूर्ण करना होगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने की अंतिम डेडलाइन जो रखी गई 31 मार्च 2019 रखी गई, और 31 मार्च 2019 के बाद से कोई भी इन सर्विस टीचर बिना ट्रेनिंग के सिस्टम में नहीं पढ़ा सकता था। उस समय टेट का मुद्दा नहीं उठा। टेट का मुद्दा चूंकि इस समय उठा, इस वजह से दिनांक 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केवल प्रशिक्षण की बात नहीं थी, बल्कि आरटी एक्ट में जो संशोधन 2017 में किया गया, उसके आधार पर टेट भी पास करना अनिवार्य होगा। और उस समय केवल प्रशिक्षण की बात केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया कि प्रशिक्षण के साथ साथ टेट भी क्वालिफाई होना जरूरी है। इसी वजह से 1 सितंबर 2025 को वो जजमेंट आया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सभी शिक्षकों को जो कि टेट आरटी एक्ट के पहले ज्वाइन कर चुके थे, जिनमें उनका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं था, तो जिनका डीएलएड नहीं था, तो उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उनको डीएलएड कंप्लीट कराया गया। देखिए, दूरस्थ शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया। और ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि बीएड थे उस समय, लेकिन प्राइमरी में पढ़ाने के लिए तो बीएड योग्य नहीं था, तो उनको फिर 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया गया एनआईओएस के माध्यम से। तो वो चीज़ें अलग हैं। वो कब से हो रहा है? वो जब हमारे देश में आरटी एक्ट नहीं लागू था, उसके पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही उनको एनआईओएस डीएलएड कराया गया, या फिर 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया गया। वो किसके माध्यम से? एनआईओएस के माध्यम से। तो उनके लिए, इन सर्विस टीचर्स के लिए तो पहले ही यहां पर पॉइंट लिखा गया है। यहां पर उनके लिए पहले ही पॉइंट लिखा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि ट्रेंड नहीं थे, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो ट्रेन हुए, लेकिन टेट क्वालिफाई नहीं है, जिसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 में
जजमेंट में टेट क्वालिफाई करने के लिए कहा है, तो उनके लिए ये पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया गया है। और वो जो दोनों पॉइंट मेंशन किया गया है वो 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर मेंशन किया गया है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। अब यही दोनों पॉइंट है जिसको लेकर के पूरा विवाद हुआ है। तो क्या इसको आधार बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कि एक बार नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसी के शर्तों पर ही आगे चीजें प्रोसीड होंगी, क्या बीएड अभ्यर्थी दावा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं कि ये तो भूलवश हुआ है, ये तो सबको पता है कि ये एनसीटी की नोटिफिकेशन रद्द होने के बावजूद भी इसमें शामिल कर लेना, कहीं ना कहीं भूलवश ये चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब ये भूलवश कैसे हुई? जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो पहले के नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी रहती हैं उसमें से कुछ कॉपी कर लिया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने बीएड को, जैसे आप इनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी प्राइमरी में आपको बीएड नहीं दिखेगा। यहाँ पर तो उन्होंने ध्यान दिया कि बीएड को हमें शामिल नहीं करना है, लेकिन इसके संबंध में जो पॉइंट्स हटाने थे उनको उन्होंने ध्यान ना देते हुए उनको हटाया ही नहीं। तो अब नहीं हटाया, और अगर विज्ञापन रद्द भी नहीं होता है तो भी यहां पर बीएड वाले अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसका दावा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको समझिए। शिक्षा जो होता है वो समवर्ती सूची में शामिल है, जिसके अंतर्गत केंद्र यानी कि सेंटर और राज्य दोनों को अधिकार है इसके संबंध में कानून बनाने के लिए। अब यहां पर स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंटर भी कानून बना सकती है। ये तो तय है कि विज्ञापन में जो शर्तें या फिर बीएड के संबंध में बातें लिखी गई हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, लेकिन मान लेते हैं कि विज्ञापन रद्द नहीं हुआ और उस कंडीशन में ये विज्ञापन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आयोग बनाया गया है उसके द्वारा जारी किया गया है। तो स्टेट अगर ये कहता है कि बीएड के संबंध में ये प्रावधान है और सेंटर ये कहता है कि बीएड अब प्राथमिक में शामिल नहीं है, तो समवर्ती सूची में जारी होने के बावजूद भी दोनों को अधिकार है कि कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों का कोई भी कानून एक दूसरे को ओवर रूल करने लगे या फिर एक दूसरे को वायलेट करने लगे तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर उनके आयोग का नियम लागू नहीं होता, बल्कि वहां पर सेंटर का नियम लागू होता है। यानी कि बीएड के संदर्भ में जो प्रावधान यहां पर किया गया है, बावजूद इसके बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का दावा नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। क्यों? क्योंकि यहां पर सेंटर का जो नियम है, सेंटर का नियम कैसे बना, वो आरटी एक्ट यानी संसद से कानून पास होकर के 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत एनसीटी ने जो कानून बना करके सभी राज्यों को सूचित कर दिया है पब्लिक डोमेन में कि अब बीएड अभ्यर्थी दिनांक 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है। तो सेंटर तो ये कह रही है कि बीएड प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है। इनके नोटिफिकेशन में बीएड के संबंध में पॉइंट मेंशन करने के बावजूद भी एनसीटी का जो नियमावली होता है वो राज्यों के लिए बाध्यकारी होता है। अगर आपको याद हो तो रामशरण मौर्य वाले केस में बीएड को डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया गया था। 69,000 शिक्षक की भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। डायरेक्टली बीएड को चैलेंज नहीं किया गया था, उनकी एलिजिबिलिटी को, बल्कि इस तरीके से वो कोर्ट में गए थे कि यहां की जो शिक्षक भर्ती होती है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है, और 1981 में बिना संशोधन किए, बिना बीएड को पात्र किए वो 69,000 का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और उसमें बीएड को वो शामिल कर लेते हैं। 69,000 के नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल किया गया, लेकिन 1981 के नियमावली में बीएड को शामिल नहीं किया गया, और ये नियमावली में संशोधन बाद में किया गया जब नोटिफिकेशन जारी हो गया 69,000 का। इसको लेकर के डीएलएड वाले कैंडिडेट चले जाते हैं कोर्ट। कोर्ट ने ये कहा कि भले ही इन्होंने अपने नियमावली में सेवा शर्त में बदलाव नहीं किया, लेकिन 69,000 में चूंकि ये नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल कर लिए, ये बाध्यकारी नेचर का है। भले ही ये अपने नियमावली में चेंज ना करें, लेकिन बीएड को शामिल होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर एनसीटी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसने बीएड को शामिल कर लिया है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का नियम पालन करने के लिए सभी राज्य यहां पर बाध्यकारी है, क्योंकि समवर्ती सूची में शामिल होने के बावजूद भी यहां पर सेंटर का रूल ओवर रूल करेगा सभी राज्यों को। अब 69,000 की शिक्षक भर्ती में बीएड एलिजिबल है या नहीं यह तय नहीं हो रहा था कोर्ट के माध्यम से। 69,000 की भर्ती में बात कर रहा हूं, बल्कि यह तय हो रहा था कि राज्य सरकार ने जो बीएड को शामिल किया, क्या उसके नियमावली यानी 1981 में बिना बदलाव किए क्या नोटिफिकेशन में केवल शामिल करने से शामिल किया जा सकता है, जिस पर हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि चूंकि एनसीटी का गाइडलाइन बाध्यकारी नेचर का है, इस वजह से राज्य के नियमावली में चेंज ना होने के बावजूद भी बीएड को इसमें शामिल करना होगा। अब इसी को ऐसे समझिए, 69,000 में बीएड की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया ही नहीं गया, सिर्फ ये कहा गया कि इन्होंने अपनी नियमावली में बाद में चेंज किया और बीएड को पहले शामिल कर लिया नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो वहां पर 69,000 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया कि एनसीटी का नियमावली बाध्यकारी नेचर का है। वो एनसीटी का नियमावली किस तरीके से बनाया गया, बीएड की एलिजिबिलिटी क्या किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है या नहीं, ये 69,000 के रामशरण मौर्य वाले केस में डिसाइड नहीं हुआ। ये डिसाइड हुआ देवेश शर्मा वाले केस में।
जो कि राजस्थान से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन पाया। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के योग्य नहीं है, इस वजह से इन्होंने प्राथमिक में हटा दिया। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये बताया था कि एनसीटी ने जो गजट नोटिफिकेशन निकाला था उसके लिए जो प्रावधान है एनसीटी एक्ट में, उस प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, इस वजह से बीएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं माना। तो ये एलिजिबिलिटी से संबंधित जो पैरामीटर्स है उसकी जांच कर रहा था देवेश शर्मा वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट, जबकि रामशरण मौर्य वाले में चूंकि बीएड की एलिजिबिलिटी को चैलेंज ही नहीं किया गया, राज्य के नियमावली को चैलेंज किया गया था, इस वजह से यहां पर ये चीजें हुई। अब चूंकि रामशरण मौर्य वाले केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि एनसीटी का नियम ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, क्योंकि ये बाध्यकारी नेचर का है। अब अगर बीएड के संबंध में इस नोटिफिकेशन में बातें मेंशन भी की गई हैं, लेकिन एनसीटी ने अपना पब्लिक नोटिस निकाल दिया, सभी राज्यों के सेक्रेटरी को यह पत्र लिख दिया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं होंगे। तो यहां पर भी बीएड के संदर्भ में जो एनसीटी का वर्तमान नियमावली है वही प्रभावकारी और वही एक तरीके से बाध्यकारी होगा। और इस कंडीशन में भले ही इस नोटिफिकेशन में बीएड के संदर्भ में बातें क्यों ना मेंशन की गई हो, एनसीटी का नियमावली ये कहता है कि बीएड प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है, और इस वजह से इस नोटिफिकेशन को, यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन को आधार बना करके बीएड वाले अभ्यर्थी कोर्ट में भी जाते हैं तो उनको कोई भी राहत देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जा सकता है। देखिए, अभ्यर्थियों ने दावा ये किया है, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि इस पॉइंट्स के संदर्भ में उन्होंने आयोग को अवगत करा दिया है। अब देखिए, आयोग अगर अपनी तरफ से पूरी तरीके से साफ सुथरे तरीके से नोटिफिकेशन को रखना चाहेगा तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर वो नोटिफिकेशन में सुधार कर ले। अब नोटिफिकेशन रद्द ही हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, एक और पब्लिक नोटिस निकाल करके वो इन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं और उसमें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि मतलब उसकी जगह पर ये पढ़ा जाए। ऐसे भी बहुत बार आयोग के द्वारा किए गए हैं, मैं इस आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य जितने भी विभागों में आयोग हैं उनके द्वारा इस तरीके की चीज़ें की जाती है कि अगर नोटिफिकेशन में कोई पॉइंट गलत हो गया है तो उसकी जगह पर ये पढ़ा जाए, ऐसा एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर आयोग इन सभी झंझटों से बचना चाहता है कि मामले को कोर्ट में ना घसीटा जाए, फिर दूसरे बच्चे इसमें विवाद ना करने लगे, अगर मामला कोर्ट में जाता है तो फिर लंबा खिंच जाएगा, ये सारी चीज़ों से अगर बचना चाहता है तो हो सकता है कि इस तरीके का एक पत्र पब्लिक डोमेन में निकाल दे कि इस पॉइंट को इस तरीके से पढ़ा जाए या फिर ये पॉइंट अब प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। तो इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि सोशल मीडिया साइट पर जो दावे चल रहे हैं कि इस पॉइंट को आधार बना करके बीएड वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट जाने पर भी उनको राहत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एनसीटी का नियमावली जो है वो प्रभावकारी है यहां पर अभी के संबंध में। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।